जय हिंद साथियों, आप मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर हैं और आज हम DIT+B PGT पॉलिटिकल साइंस 4 जुलाई 2021 के मेल कैंडिडेट्स के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 का वीडियो पहले आ चुका है, यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख सकते हैं। हालांकि मैंने उसमें बाद वाले क्वेश्चन पहले कराए हैं, तो आप इसको भी पहले देखेंगे तो कोई विशेष अंतर नहीं आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कुछ साथी ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं लेकिन चैनल को बहुत अधिक गंभीरता से शेयर करते हैं, उनको बहुत विशेष धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने कहा राजा को विद्रोह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये वही नेता हैं जो विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हैं। किसी भी हालत में उसे लोगों की भीड़ के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापक रक्तपात हो सकता है। तो इसमें सही आंसर है कौटिल्य को। कौटिल्य आप जानते हैं प्राचीन भारत के एक राजनीतिक चिंतक भी हैं और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री भी रहे थे। कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक हैं जिनकी तुलना इटालियन विचारक मैकियावेली से की जाती है। उनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य को बेसिकली उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र के लिए जाना जाता है। अर्थशास्त्र अपने शीर्षक से अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ लगता है, लेकिन वह वास्तव में राजनीति और दंड नीति पर लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, जिसमें बेसिकली हम लोग मंडल सिद्धांत और उसकी सारगुण नीति के लिए, दूसरा सप्तांग सिद्धांत के लिए भी उसको जानते हैं। सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। आप तत्व यानी एलिमेंट और ऑर्गन्स में अंतर जानते होंगे, तो उसने 7 अंग बताए, जिसमें क्रमशः हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। तो इसमें ये हुए 2 तत्व। जहाँ तक इसमें जनपद का सवाल है, चूँकि आप जानते हैं कि वेस्टर्न थिंकर्स ने राज्य के 4 तत्व बताए, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो कौटिल्य का जो जनपद है इसमें 2 तत्व आते हैं आधुनिक अवधारणा के। एक तो आती है जनसंख्या और दूसरा निश्चित भूभाग। जहाँ तक मंडल सिद्धांत का विचार है, तो मंडल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करने वाला एक सिद्धांत है प्राचीन समय का, जो ये मानता है कि एक विजिगीषु राजा होता है केंद्र में। मंडल सिद्धांत के विजिगीषु का अर्थ होता है विजय की इच्छा रखने वाला राजा, जिसमें माना जाता है कि जो पड़ोसी देश है हमारे राज्य का, पड़ोसी राज्य है, वो हमारा शत्रु होता है स्वाभाविक रूप से, और जो पड़ोसी का पड़ोसी है वो हमारा मित्र होता है। 6 गुण्य नीति यानी 6 गुणों वाली नीति में 6 गुण हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। इनमें से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये कथन और कारण वाला है। इसमें मैंने पहले भी बताया है कि सबसे पहले हम ये जांच करते हैं कि क्या कथन और कारण दोनों टेक्निकली या थ्योरी के हिसाब से सही हैं या उनमें कोई गलती है। दूसरा, अगर हम दोनों कथन सही हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि क्या कारण यानी रीज़न जो है वो असर्शन की सही व्याख्या करता है या नहीं करता। प्लेटो के लिए राज्य संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है तथा जहाँ राज्य का कार्य ऐसे संबंधों को बनाए रखना तथा बढ़ावा देना है। इसके अलावा प्लेटो ने जोर देकर कहा कि लोगों को पूर्ण जीवन जीने में मदद करना सरकार का काम है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। आपको मालूम होगा प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का विश्लेषण करते समय भी यही कहा था कि व्यक्ति की आत्मा का जो मूल गुण है उसके हिसाब से वो काम करे, वही न्याय है। यानी उसका जो न्याय सिद्धांत है वो कार्य विशेषीकरण पर आधारित है, जिस कार्य में जो ज़्यादा दक्ष है उसी कार्य को करे। लेकिन ये जो है जो कारण है इसका, तो ये सही व्याख्या नहीं है कथन की। प्लेटो के संबंध में एक आध सवाल ये भी आता है कि प्लेटो ने अध्ययन की कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया था। तो प्लेटो ने डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया था, जबकि उसके शिष्य अरस्तु ने इंडक्टिव मेथड, जिसको हम वैज्ञानिक पद्धति के नज़दीक पाते हैं, उसका इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है। शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य लोगों से संबंधित मामलों के बारे में विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करना, विश्वास के लिए एक तर्कसंगत आधार स्थापित करने के लिए एक दार्शनिक खोज करना और कार्रवाई के लिए एक तर्कसंगत आधार स्थापित करने के लिए राजनीतिक रूप से प्रेरित करने का प्रयास है। तो ये भी ठीक है। इसने जनता के साथ राजनीतिक की पहचान करने की मांग की। आम, ग्रीक पोलिस, रोमन रेस पब्लिका और मध्ययुगीन युग में
कॉमनवेल्थ का उपयोग सभी ने भागीदारों के रूप में लोगों के बीच आम बात को साझा करने का संकेत दिया। भाषा थोड़ी कठिन हो गई है, इंग्लिश में शायद थोड़ी आसान हो, ये भी सही है। और स्वयं को राजनीतिक संपूर्णता से जोड़ते हुए शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत, जिसको हम नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी भी कहते हैं, ने व्यवस्था, संतुलन, स्थिरता और सद्भाव पर जोर दिया। इसीलिए इस प्रक्रिया में यह संघर्ष, अराजकता, अस्थिरता और क्रांति जैसे शब्दों पर टिका रहा। तो इसमें बेसिकली तीनों ही कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन चौथा सही होगा। क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी और मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी में बेसिक डिफरेंसेस जो हैं उन पर थोड़ा सा नज़र कर लेते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी को हम व्यवहारवादी क्रांति से जोड़कर देखते हैं, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में जो बिहेवियरल रिवोल्यूशन हुई उसने राजनीतिक अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के इस्तेमाल की वकालत की और राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने पर बहुत अधिक जोर दिया, जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान होते हैं। इसमें तथ्यों पर बहुत अधिक बल दिया गया, जबकि जो क्लासिकल या नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी है वो बेसिकली मूल्यपरक है, वैल्यू आधारित है, जिसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, श्रेष्ठ क्या है या निम्नतर या हीन क्या है, इन सब बातों पर बहुत अधिक बल दिया गया। जैसे प्लेटो के अनुसार, प्लेटो इस बात की खोज में लगा हुआ है कि सबसे अच्छा शासन कौन सा है, दार्शनिक राजा का है। हॉब्स ये कहता है कि जो निरंकुश राजतंत्र है वो सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। लॉक ये कहता है कि सीमित राजतंत्र सबसे अच्छी प्रणाली है। रूसो ये कहता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र बहुत अच्छी प्रणाली है, सामान्य इच्छा पर आधारित। तो ऐसे में जो क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी है वो इसी विचार के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी वैज्ञानिक पद्धति के इस्तेमाल पर आधारित है। इसमें कोई भी बात एक रिसर्च पर आधारित होती है, उसके पीछे पूरा रिसर्च का बल होता है। तो यही बेसिक डिफरेंसेस हैं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी में और मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी में। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे आता है कि जब ये व्यवहारवादी क्रांति चल रही थी, जिसमें डेविड ईस्टन है, जॉर्ज कैटलिन है, हेलन लॉसबेल हैं, इनका नाम बहुत प्रमुख है, तो साथ साथ कुछ विचारक ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि राजनीति विज्ञान को या राजनीतिक अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने पर बहुत अधिक जोर देने से इसका ह्रास ही होगा, इसका डिक्लाइन होगा। इसलिए उन्होंने जो परंपरागत विचारक हैं, जो परंपरागत शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनके अध्ययन पर बहुत अधिक बल दिया था। उनमें प्रमुख नाम है लियो स्ट्रॉस, हन्ना ऑरेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड, एरिक वोएगलिन। इनको हम ट्रेडिशनलिस्ट विचारक कहते हैं, परंपरावादी विचारक कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर ने सामुदायिक बंधन को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस का सुझाव दिया था? उन्होंने अंतर्जातीय विवाह का सुझाव दिया, बिल्कुल ठीक बात है, आजकल भी लोग इस तर्क को दोहराते हैं। उन्होंने अंतर्जातीय भोजन करने का सुझाव दिया, ये भी ठीक है। उन्होंने तर्क दिया कि वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने वाले शास्त्रों को त्याग दिया जाना चाहिए क्योंकि वे न्याय संगत हैं और समाज के वर्गीकृत संगठन को वैध ठहराते हैं। तो इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है कि वे न्याय संगत हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे अम्बेडकर। उन्होंने तो मनुस्मृति दहन भी किया था और मनुस्मृति दहन दिवस भी मनाया जाता था। तो इसलिए जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है इसमें मुझे थोड़ा सा फॉल्ट कहीं ना कहीं लग रहा है। हालांकि इन्होंने जो यही ऑप्शन है 1 2 3 तीनों सही हैं, इसको सही माना है। आप इस पर थोड़ा विचार करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने बेंथम के पैन ऑप्टिकन को शक्ति की एक नई तकनीक के रूप में श्रेय दिया? तो ये माइकल फोकाल्ट ने दिया। पैन ऑप्टिकन बेंथम की जेल सुधार योजना से संबंधित है। उसकी एक योजना थी जेल सुधार की। आपको मालूम होगा कि बेंथम उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म का समर्थक विचारक है, जिसके मूल में ये विचार निहित है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर, राज्य का प्रमुख दायित्व होता है। माइकल फोकाल्ट बेसिकली बायो पावर से रिलेटेड विचारक हैं। इन्होंने बायो पावर की बात की है, तो इसको भी याद रखिएगा। विल किमलिका मल्टीकल्चरलिज्म की अवधारणा से जुड़े हुए विचारक हैं। ये कनाडाई थिंकर हैं और इनकी एक किताब है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप 1995 की। ये किताब भी नेट वगैरह के एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है। चलिए आगे चलते हैं। रक्ता कौरबी
और मुक्तधारा निम्नलिखित भारतीयों में से किसकी कृति है? तो ये दोनों कृतियां हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। वो पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था और ये प्राइज़ दिया गया था उनको गीतांजलि के लिए। भारत का राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, दोनों को ही लिखने का श्रेय इनको जाता है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उस पर सवाल पूछा जा सकता है, आमार सोनार बांग्ला करके उनका राष्ट्रगान है। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, आपको मालूम हो। तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड हैं और ये दोनों ही जो हैं ये नाटक हैं इनके। सूची को मिलाना है इन क्रम से है। इन किताबों पे मैं पहले बहुत अधिक डिस्कस कर चुका हूँ। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये जॉन लॉक की किताब है। लेवियाथन थॉमस हॉब्स की 1651 की किताब है। डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ लिवियस, ये निकोलो मैकियावेली जो इटालियन विचारक है उसकी किताब है। और पॉलिटिक्स अरस्तू की किताब है। एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1695 में लिखी गई। और ये जो मैकियावेली की किताब है लिवी वाली, ये 1531 में लिखी गई। पॉलिटिक्स अरस्तू की किताब है और इसमें 8 भाग हैं। ये क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। लेवियाथन का आपको पता है 1651 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने लाला लाजपत राय को समाजवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाला एक बुर्जुआ राजनीतिज्ञ कहा था? तो एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय जिनका पूरा नाम है, और उनको न्यू ह्यूमनिज्म, नव मानववाद के प्रतिपादक के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने ऐसा कहा था। एम.एन. रॉय की कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इंडिया इन ट्रांजिशन, रीजन रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन और द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम। लाला लाजपत राय बेसिकली गरम दल के नेता थे और उनको जो लेमलाइट में आए वो बेसिकली साइमन कमीशन का विरोध करते समय आए थे। साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम में वर्णित एक प्रावधान के अंतर्गत गठित किया गया था। उसमें ये लिखा गया था 1919 के अधिनियम में कि ये जो सुधार इस अधिनियम द्वारा लागू किए जा रहे हैं, इनकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। और उस आयोग का गठन 2 वर्ष पहले ही कर दिया गया है 1927 में, क्योंकि भारत में सुधारों की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। लेकिन इस कमीशन में सारे के सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, गोरे सदस्य थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। और इसी विरोध प्रदर्शन के समय लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज जब हुआ उन पर, तो उन्होंने एक वाक्य बोला था कि मेरी पीठ पर लाठी का प्रत्येक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। इस लाठीचार्ज के 1 माह के भीतर उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वास्तव में ऐसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। अंग्रेजी शासन इसके बाद बहुत अधिक लंबे समय तक भारत में नहीं टिक सका। निम्नलिखित में से किसने निबंध लिखा है, पुरुषों में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है? तो ये जीन जैक्स रूसो जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक है उसका लेख है। बेसिकली इसको हम डिस्कोर्स सेकंड, ये सेकंड डिस्कोर्स के नाम से ही पढ़ते हैं। 1755 में ये लिखा गया था। और इसका जो पहला डिस्कोर्स था वो था डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज, जो उसने डिजोन की अकेडमी में लिखा था और उसके लिए इसको पुरस्कार भी मिला था। जबकि ये जो सेकंड वाला है इसके लिए उसको पुरस्कार नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 10, ये किताबें हैं सारी डॉक्टर अंबेडकर की किताबें हैं, बस इनको हमको वर्ष के हिसाब से लगाना है। तो सबसे पॉपुलर जो किताब है इसमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये 1936 की है। हु वर द शूद्राज 1946 की है। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, ये है 1945 की। एक किताब बचती है प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये है 1923 की। ये किताबें आप याद कर लीजिएगा, आगे भी कुछ कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाएंगी। फिर से वही कथन कारण वाले क्वेश्चन है। कैरेट एंड स्टिक नीति एक दोहरी नीति है जिसका उद्देश्य विपक्ष में उदारवादी और चरमपंथी तत्वों के बीच एक कील चलाना है। सरकार धर्मपंथियों को पुरस्कार और रियायतें दे सकती है, लेकिन साथ ही वह चरमपंथियों के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को जारी रख सकती है। तो दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। In 1936, B.R. Ambedkar formed a political party to contest 7
16 seats in the elections of Bombay province. What was the name of the political party? तो the name of the political party was Independent Labour Party और इसका गठन किया गया था 1936 में। इन 17 सीटों में से 14 सीटें जीती थी इस पार्टी ने। उसके अलावा जो संगठन बनाए थे डॉक्टर अंबेडकर ने, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942, और एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी उन्होंने सबसे लास्ट में, ये 1956 में बनाई थी। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स स्टेटेड दैट द इसेंस ऑफ सोशलिज्म लाइज इन द कंट्रोल बाय द स्टेट ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? तो ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के समर्थक थे और उन्होंने सिद्धांत रूप में भी इसको प्रतिपादित किया था। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बेसिक मान्यता ये है कि ये भी समानता लाना चाहते हैं, अन्याय को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन किसी क्रांति, हिंसा या रक्तपात के माध्यम से नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए। मार्क्सवादी डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म के 3 आयाम हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें एक शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन आपने पढ़ा हो शायद पहले। तो इसमें 3 नियम हैं बेसिकली डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म के। पहला है लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स, यानी कि ये विरोधों की एकता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ द पैसेज ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस इनटू क्वालिटेटिव, यानी कि पहला वाला मात्रा में गुणवत्ता में परिवर्तन का नियम। इसका अर्थ यह है कि मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक क्रांतिकारी स्थिति की ओर ले जाते हैं। और तीसरा नियम है नेगेशन ऑफ नेगेशन, यानी निषेध का निषेध। तो इसमें तीसरा वाला जो है वो ऑप्शन गलत है। ये 3 नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा, नेट के क्वेश्चन में भी ये पूछे गए हैं। फिर से वही कथन कारण। अपनी पुस्तक सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक में एंगल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को एक ऐसे सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया है जो मानता है कि मानव इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को निर्धारित करने वाला अंतिम कारण समाज का आर्थिक विकास है। बिल्कुल ठीक बात है। मानव इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को उत्पादन और विनिमय के तरीकों में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में समझाया गया है। दोनों सही हैं, और जो आर है यानी कारण है वो एसरसन की सही व्याख्या भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है एंगल्स की, और इसको इसने 1880 में लिखा था। निम्नलिखित में से किस तरीके से B.R. अम्बेडकर ने मार्क्सवाद की निंदा की? तो उन्होंने सत्ता हथियाने के साधन के रूप में हिंसा की रणनीति की निंदा की। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक तो इसकी भी निंदा की थी ऑप्शन 1 की, और उन्होंने तर्क दिया कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या जो राजनीतिक और वैचारिक संस्थाओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका और राज्य के विलुप्त होने की अवधारणा को स्वीकार नहीं करती है। तो ये भी ऑप्शन सही है। 1 और 2 इसमें सही आंसर हैं। 17 रूसो की जर्नल विल की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। जर्नल विल के बारे में हमने पहले से भी काफ़ी पढ़ा है। देखते हैं। रूसो ने सबसे पहले जर्नल विल की अवधारणा के बारे में अपने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर व्याख्यान में लिखा था। चलिए ये ठीक है। वह जोर देकर कहते हैं कि जर्नल विल की व्यापकता संख्या की बात नहीं है, जितनी की आंतरिक गुणवत्ता और अच्छाई की बात है। बिल्कुल ठीक बात है। जनरल विल को संप्रभु और व्यक्तियों को जनरल विल में सहभागी बनाकर रूसो ने स्वतंत्रता के साथ अधिकार को समेट लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनरल विल हमेशा जनता की भलाई के लिए होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो चारों ऑप्शन इसमें सही हैं। 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन एक विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत का प्रस्तावक नहीं है, यानी साइंटिफिक पॉलिटिकल थियरी का समर्थक नहीं है? तो जॉर्ज कैटलिन, रॉबर्ट डेहल, डेविड ईस्टन ये तीनों समर्थक हैं। लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना ओरेंट, एरिक वोइगलिन ये ट्रेडिशनलिस्ट विचारक हैं, परंपरावादी विचारक हैं, जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी में अधिक विश्वास रखते हैं, उसी के समर्थक भी हैं। जॉन लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्रकृति की अवस्था में होने वाली असुविधाओं में से एक नहीं है? ये बहुत ठीक बात है, एक अच्छा क्वेश्चन है। जॉन लॉक बेसिकली ये मानता है हॉब्स के विपरीत। हॉब्स ने कहा था कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो लगातार युद्ध की स्थिति जैसी अवस्था है, जिसमें प्रत्येक जो व्यक्ति है वो दूसरे के खिलाफ संघर्ष की स्थिति में रहता है। लेकिन जॉन लॉक इसके विपरीत ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था शांति और सद्भाव की अवस्था थी, लेकिन फिर भी उसमें 3 मुख्य असुविधाएं थी।
एक तो ये था कि कोई कानून निर्माण करने वाली संस्था नहीं थी, दूसरा उन कानूनों को एग्जीक्यूट करने वाली कोई संस्था नहीं थी, और तीसरा जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं उनको पनिशमेंट देने वाली, उनको पनिश करने वाली कोई संस्था नहीं थी। आप 3 प्रकार की संस्थाएं यानी सरकार के तीनों अंगों की झलक इसमें देख रहे हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। यहीं पर हल्की झलक मिलती है हमको सेपरेशन ऑफ पावर थियरी की, जिसको एक स्पष्ट सिद्धांत के रूप में विकसित किया था बाद में मॉन्टेस्क्यू ने। तो ये इसमें तीनों ऑप्शन बाद वाले सही हैं। ऑप्शन ए हॉब्स से संबंधित है, इसलिए सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ लिबर्टी इज नॉट वन ऑफ द स्पेसिफिक लिबर्टीज दैट J.S. Mill advocated in his book on liberty? Essay on Liberty was published in 1859 यानी 1859 में लिखी गई थी, और उसमें उसने लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ एक्शन, लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन तीनों की बात की थी, लेकिन लिबर्टी टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात उसने नहीं की थी। कावेरी जल विवाद भारत के किन 2 राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है, कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था, तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना वर्डिक्ट दिया है, और CWMA और CWRA कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कावेरी वाटर रेगुलेशन अथॉरिटी, 2 संस्थाओं की स्थापना का निर्देश इसमें दिया है। नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आइजिया बर्लिन निम्नलिखित में से कौन सा तर्क देते हैं? तो बर्लिन बेसिकली नव उदारवाद की स्वेच्छातंत्रवादी लिबर्टेरियन स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। बाकी विचारक हैं हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, नॉजिक। इन्हों की एक महत्वपूर्ण लेक्चर है 2 कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जो 1958 में डिलीवर किया था, ये पुस्तक के फॉर्म में भी मिलता है। और बाद में एक किताब है इनकी 4 एसेज ऑन लिबर्टी 1969 की, और उसके अलावा भी एक किताब है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, 2013 में ये प्रकाशित हुई है। बहुत सारा लेखन है इनका, लेकिन जो महत्वपूर्ण विचार है इनका नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर का, उसके लिए इनको खासतौर से जाना जाता है। तो बर्लिन ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता अपने नकारात्मक अर्थों में मुख्य रूप से नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित है, इसके स्रोत से नहीं। ऑप्शन चौथा सही होता है। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र होने को दूसरों द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने के रूप में परिभाषित किया है? तो आइजिया बर्लिन ने ही ऐसा किया। बर्लिन ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र उस समय होता है जिस समय वो कुछ करना चाहता है और दूसरा उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है, यही बात सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने कहा राजनीतिक संस्थागत उपकरण के रूप में सरकार का संसदीय स्वरूप लोगों के ठोस लोकतांत्रिक अधिकारों को जारी रखने या उनका विस्तार करने के लिए अपर्याप्त सिद्ध हुआ है? तो ये विचार है AR देसाई का। AR देसाई की एक बड़ी फेमस किताब है द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। ये मार्क्सवादी इतिहासकार हैं बेसिकली, और जो किताब मैंने बताई ये 1948 में लिखी गई थी। सापेक्ष अभाव सिद्धांत रिलेटिव डिप्रेशन थियरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सापेक्ष अभाव को सक्रियकों की उनकी मूल्य अपेक्षाओं और उनके पर्यावरण की स्पष्ट मूल क्षमताओं के बीच विसंगति की धारणा के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक बात है। सापेक्ष अभाव मॉडल उस स्थिति का वर्णन करता है जहां अपेक्षाएं स्थिर होती हैं लेकिन क्षमताओं में गिरावट आती है। ये कथन ही गलत है, दूसरा वाला। तीसरे को पढ़ते हैं, विरोध आंदोलनों के लिए सापेक्ष अभाव एक आवश्यक लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है। तो उसमें दूसरा ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन 3 और बिंदु क्रमांक 2। स्टेट अगेंस्ट द प्यूपिल लेख किसके द्वारा लिखा गया है? ये रजनी कोठारी का लेख बताया गया है। गूगल पर तो कहीं सर्च करने से मिला नहीं, लेकिन इसमें यही बताया गया, तो यही मानकर चलते हैं। इनकी 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। रजनी कोठारी भारतीय राजनीति के एक बहुत ही वरिष्ठ सिद्धांतकार हैं। उनको बहुत सारी किताबों के लेखक के रूप में भी जाना जाता है, जैसे पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1973, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी 2005, स्टेट एंड नेशन बिल्डिंग 1976।
ये किताबें हैं इनकी। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण काम किया रजनी कोठारी ने वो CSDS नामक एक संस्था स्थापित करके किया, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, 1963। पुस्तक हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत महत्वपूर्ण किताब है और ये किताब है KM पणिक्कर की। इसके अलावा ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी किताब लिखी 1873 में, यानी 1873 में। VP मेनन ने किताब लिखी थी इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड एक्टन और अलेक्सी टॉकविल ने जोर देकर कहा कि स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों विरोधी मानते थे। लॉर्ड एक्टन का तो आपने स्टेटमेंट भी सुना होगा कि समानता की चाह ने स्वतंत्रता की आशा को धूमिल कर दिया है। कानून के शासन का मतलब है कि कानून संप्रभु है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, ऐसा सोचता हो, स्वयं को कानून के ऊपर घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि यह मनमानी शासन के समान होगा। बिल्कुल रूल ऑफ लॉ का यही मतलब है। चाहे कोई चपरासी हो या प्रधानमंत्री, सभी विधि के अधीन है। शासन विधि करती है, कोई व्यक्ति शासन नहीं करता है। मार्क्सवादी परंपरा में यह दावा किया जाता है कि सभी मनुष्यों को अभ्यास द्वारा परिभाषित किया जाता है, अर्थात सभी मनुष्य जानकार, जागरूक और व्यवहारिक एजेंट हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। सकारात्मक समानता विशेषाधिकार की समाप्ति से जुड़ी है, जबकि नकारात्मक समानता का अर्थ है अवसर की उपलब्धता। बस इन्होंने इसको उल्टा कर दिया, यानी कि सकारात्मक समानता अवसर की उपलब्धता से जुड़ी हुई है, जबकि नकारात्मक समानता का अर्थ है विशेषाधिकारों की समाप्ति। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है, माने तो गलत बिंदु है, वो चौथा है, इसलिए 1, 2, 3 ठीक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राजनीतिक दल 1967 के बाद प्रकृति में पूंजीवादी हैं। ये कहना एकदम से गलत है कि प्रकृति में पूंजीवादी हैं, और वो भी 1967 के बाद, ऐसा कोई बदलाव विशेष नहीं हुआ था, तो यही कथन गलत है। भारत में पार्टी प्रणाली स्वतंत्रता के बाद से राज्य स्तर पर उभरी और विकसित हुई, ठीक बात है। 1967 से पहले भारत में पार्टी प्रणाली कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रणाली के रूप में रही है, बिल्कुल ठीक बात है। रजनी कोठारी ने तो भारतीय दलीय व्यवस्था का विश्लेषण करते समय कहा था कि ये कोई दलीय प्रणाली से बेहतर है कि इसको हम कांग्रेस प्रणाली ही कहते हैं, क्योंकि उस समय तक कांग्रेस का ही एक छत्र शासन था पूरे देश में। 1967 में जो चुनाव हुए उसमें लगभग 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, और इसको बड़े बदलाव के रूप में देखा गया था। यहीं से जो स्टेट पॉलिटिक्स का अध्ययन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और माइनर विनर ने एक किताब लिखी थी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, इकबाल नारायण का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने पहली बार ये बात कही थी कि राज्यों की राजनीति का अध्ययन भी भारत में किया जाना चाहिए, इसीलिए उनको राज्यों की राजनीति के अध्ययनकर्ता के पिता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो ये भी बात ठीक हो गई। राष्ट्रीय स्तर पर दलीय व्यवस्था एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था से बहुदलीय व्यवस्था में बदल गई है, ये भी ठीक बात है। 1977 में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी, यद्यपि वो 1979 तक ही चल सकी थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटना और उसके वर्ष के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977, ठीक ही बात है। बॉफोर्स घोटाला 1989, गरीब हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने 1971 में। मंडल विवाद ये 1992-93 के आसपास का है, यानी कि यही सही है। इसके मंडल कमीशन के ऊपर आगे एक सवाल है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक आंदोलन सोशल मूवमेंट का घटक नहीं है? उसका एक उद्देश्य होता है, ये भी ठीक बात है। उसकी एक विचारधारा होती है, ठीक बात है। उसका एक कार्यक्रम होता है, ये भी ठीक है। शिक्षा उसका आवश्यक घटक नहीं है। कहावत वर्ग वर्चस्व कभी भी विशुद्ध रूप से आर्थिक या विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक नहीं हो सकता, यह किसने कहा? तो ऐसा कहा था रॉल्फ मिलीबैंड ने। GS घुरिये की एक किताब है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, पूछी जा सकती है, आप लोग याद रखिएगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? मैंने पहले बताया 1942 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन न्याय के सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं? तो जॉन रॉल्स न्याय के सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं, और अपनी न्याय की थियरी की देते समय उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को रिवाइव किया है और उसी के आधार पर न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें मुख्यतः उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस, रेशनल नेगोशिएटर्स जैसे टर्म्स का इस्तेमाल किया है। रुडोल्फ द्वारा
भारत में राजनीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत में राजनीति मध्यम मार्गी राजनीति है, ये भी उन्होंने बोला। भारत में राजनीति एक वर्गीय राजनीति नहीं है, ये भी बोला। राज्य एक स्वायत्त निकाय के रूप में श्रम और पूंजी के बीच बातचीत करता है, ये भी ठीक है। एक पूंजीवादी राज्य के रूप में भारतीय राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्र और राज्य नियोजन की खोज में पूंजीवाद का आह्वान किया, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ये दोनों पति और पत्नी हैं, आपको मालूम हो, और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। एक उनका किताब है इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एन इंडियन स्टेट, ये किताब हुई। एक किताब दूसरी है एक्सप्लेनिंग इंडियन डेमोक्रेसी दी 50 ईयर्स करके एक किताब इनकी है 2008 की, एक्सप्लेनिंग इंडियन डेमोक्रेसी दी 50 ईयर्स, ये किताब हुई। आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा। रॉबर्ट नॉजिक की न्याय की उदारवादी अवधारणा निम्नलिखित में से किसका बचाव है। तो वो ओपन मार्केट सिस्टम का एक बचाव है और पूंजीवाद का बचाव तो आवश्यक रूप से है ही। 1974 में उन्होंने एक किताब लिखी थी एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। वो सामाजिक न्याय के एक माने तो विरोधी विचारक हैं, सामाजिक न्याय को खराब मानते हैं, और उसके अलावा मुक्त बाजार के पूंजीवाद के समर्थक हैं, और मिनिमल स्टेट, कम से कम राज्य की बात करते हैं। राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा भी उनका मत है। क्वेश्चन नंबर 18, ए सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट नवनिर्माण आंदोलन ऑफ 1974 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो नवनिर्माण आंदोलन 1974 में गुजरात में शुरू हुआ था, और ये बेसिकली एक छात्रों का आंदोलन था जिन्होंने आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार के खिलाफ, सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बाद में इसमें जयप्रकाश नारायण का प्रवेश हुआ और उनके प्रवेश ने इसे टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट में बदल दिया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि एक निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अपनी आलोचना और उपयोगितावाद के विकल्प में जॉन रॉल्स ने निम्नलिखित में से किससे प्रेरणा लेते हैं। तो जॉन रॉल्स इमैनुअल कांट के हर इंसान की स्वतंत्रता और समानता के नैतिक विचार से अपना जो प्रेरणा है उसको ग्रहण करते हैं। जॉन रॉल्स के बारे में हम पहले काफ़ी बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संसाधन जुटाने के सिद्धांत रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन सत्य हैं 1 और 3। पहला है यह तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत रेशनल चॉइस थियरी के का परिणाम है, और तीसरा है सिद्धांत ने यह दिखाने के लिए कथित तौर पर कहा कि एक आंदोलन की सफलता उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। रेशनल चॉइस थियरी बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि वही कथन कारण वाले क्वेश्चन। लोकतंत्र में लोक सेवा को लोकतंत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने व्यवहार और कार्य करने की शैली को संशोधित करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। 1947 में जब हम आज़ाद हुए और हमने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया, तो उससे पहले की जो ब्यूरोक्रेसी थी और उसके बाद की जो ब्यूरोक्रेसी है उससे हमारी अपेक्षाएं निश्चित रूप से बदल गई, क्योंकि वो एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम में काम कर रही थी और 47 के बाद की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करना था। तो पहला स्टेटमेंट सही होता है। देशव्यापी आधार पर पंचायती राज संस्थानों की स्थापना और इन नव स्थापित संस्थानों को सिविल सेवा प्रणाली के कुछ पारंपरिक कार्यों का हस्तांतरण सिविल सेवा प्रणाली में एक नई नीति प्रवृत्ति का गठन करता है। तो दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है, ऐसा इन्होंने माना है। सामाजिक आंदोलन सोशल मूवमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सही है। किसी भी दिशा में और किसी भी तरह से परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक विमर्शित सामूहिक प्रयास, जहां हिंसा, अवैधता, क्रांति या यूटोपियन समुदाय में वापसी का विकल्प भी छोड़ा नहीं जाता। ठीक बात है। सामाजिक आंदोलन को जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए सामूहिक उद्यमों के रूप में देखा जा सकता है, ये भी ठीक है। सामाजिक आंदोलन बहिष्कृत समूहों की ओर से समाज की संरचना में परिवर्तन को बढ़ावा देने या विरोध करने के लिए संगठित प्रयास है, जिसमें राजनीतिक भागीदारी के गैर संस्थागत रूपों का सहारा लिया जाता है। तो तीनों ही बातें इसमें सही हैं। आपने भारत में जो बहिष्कृत समुदाय रहे, बेसिकली चाहे दलितों के आंदोलन हो, महिलाओं के आंदोलन हो, उनके ढेर सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। राजेंद्र सिंह द्वारा संसाधन जुटाने के सिद्धांत के संबंध में, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सही है। तो तीनों ही बातें इसमें सही हैं। सामाजिक आंदोलनों को सामूहिक कार्रवाई के संघर्ष
मॉडल के रूप में समझा जाना चाहिए। संस्थागत और गैर संस्थागत सामूहिक कार्यों दोनों में संस्थागत सत्ता संबंधी की प्रणाली में निर्मित हितों के टकराव होते हैं। सामाजिक आंदोलन में प्रतिस्पर्धी समूह द्वारा हितों की तर्कसंगत खोज शामिल है। इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो तमिलियन आंदोलन है वो श्रीलंका का है, बिल्कुल ठीक बात है। उनका एक संगठन भी बना था, लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। नाजी आंदोलन जर्मनी का है हिटलर के समय का, ये भी ठीक है। इस्लामी आंदोलन मध्य पूर्व का है, मिडिल ईस्ट का। फांसीवादी आंदोलन इटली का है, ये वियतनाम का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं? तो इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिस्टम थियरी को अप्लाई करने का श्रेय जाता है मार्टिन कापलान को, और इन्होंने ही ये किताब लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक आंदोलन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सामाजिक संघर्ष आंदोलनों का केंद्रीय मूल है, ऐसा मार्क्सवादी जो चिंतन है वो मानता है। दी पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर बहुत फेमस किताब है, नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, ये लिखी है शशि थरूर ने 2018 में। और 2018 में ही उन्होंने एक और किताब लिखी है, वाई आई एम ए हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ। शशि थरूर ने पहले भी कई किताबें लिखी, एक बड़ी फेमस किताब थी उनकी द ग्रेट इंडियन नॉवेल 1989 की, और इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, ये भी उनकी किताब है। तो शशि थरूर ने काफ़ी सारी किताबें लिखी हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। विद्वानों मेलविन डी फ्लेयर और सैंड्रा बॉल रोकेजच ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया? तो मीडिया प्रणाली निर्भरता सिद्धांत इन दोनों विद्वानों ने दिया है। कथन कारण, भारत में आधुनिक न्यायपालिका अपने स्रोतों को संविधान से प्राप्त करती है और विधायिका और कार्यपालिका के मनमान्य निर्णयों पर एक रोक के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल ठीक बात है। जितने भी अंग हैं सरकार के, तीनों अंग, वो संविधान से ही अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। कारण है, एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है जो एक प्रभावी कार्यपालिका और एक जिम्मेदार विधायिका द्वारा समन्वित हो। तो दोनों बातें सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करती। भारतीय राज्य व्यवस्था प्रभुत्वशाली जातियों द्वारा ऊर्ध्वाधर लामबंदी और जाति और वर्ण के नाम पर क्षैतिज गठजोड़ द्वारा शासित होती है, ठीक है। एक औपचारिक लोकतंत्र की स्थापना इस बात की गारंटी देती है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान पहुंच और भागीदारी प्राप्त होगी। एकदम गलत बात है, क्योंकि जहां पर केवल प्रोसीजरल या फॉर्मल डेमोक्रेसी होगी तो अपना आप में इस बात की गारंटी नहीं होती है कि सब लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी प्राप्त होगी, बल्कि इसके लिए सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, यथार्थमूलक लोकतंत्र होना चाहिए। इसलिए बी कथन जो है वो फॉल्स है, यानी कि गलत है। गांधी की पद्धति को संवादात्मक प्रतिरोध किसने कहा था? तो ऑप्शन बताया गया है डेविड हार्डीमैन। डेविड हार्डीमैन की एक किताब है गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स, गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स 2003 की। तो ये डेविड हार्डीमैन का हुआ। किस वर्ष यूरोपीय परिषद गठित हुई थी? तो ये 1949 की कौन सी यूरोपीय परिषद है, इसका कहीं भी हमको तो उल्लेख मिला नहीं है। इन्होंने 1949 माना है। मैंने गूगल किया तो उसमें जो है दो परिषदों का जिक्र है। बेसिकली 1961 में दिखाई गई है ये परिषद। ऐसा लिखा हुआ है कि इनफॉर्मल जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है वो 1961 में हुआ और फॉर्मली इसको 2009 में गठित किया गया। वोहरा समिति की रिपोर्ट ने अध्ययन किया। तो वोहरा समिति 1993 में गठित की गई थी और इसने अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच जो नेक्सस है यानी गठजोड़ है उस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 14, द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ नेशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैगफ्लेशन एंड सोशल रिजिडिटीज 1982 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एम ओल्सन के द्वारा लिखी गई किताब है। ये अमेरिकन विद्वान है बेसिकली। इनकी एक और किताब है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, एक किताब है पावर एंड प्रॉस्पेरिटी सन 2000 की। तो ये इनकी और महत्वपूर्ण किताबें हुई। सैमुअल पी हंटिंगटन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सैमुअल पी हंटिंगटन ने एक कंसेप्ट दिया है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं के संघर्ष का, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध चला था लगातार उसकी समाप्ति हो गई, सोवियत संघ का विघटन हो गया और वैचारिक आधार पर जो संघर्ष था वो समाप्त हुआ। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही
इसके बाद 1996 का है ये कंसेप्ट इनका, और इन्होंने ये माना था कि अब जो संघर्ष होगा वो सभ्यताओं के बीच होगा, इसीलिए इनकी थियोरी को हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस थियोरी कहते हैं। जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह न्यायपालिका द्वारा विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए उत्पन्न एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन है। बिल्कुल ठीक बात है। जनहित याचिका का उद्देश्य एक व्यक्ति के दूसरे के खिलाफ अधिकार का प्रवर्तन है, तो ये नहीं है। जनहित याचिका में बेसिकली कहीं पर जो ग्रुप्स हैं, बेसिकली बड़े समुदाय हैं, उनके हितों का हनन होता है, तो वो मामले ही सुने जाते हैं। जनहित याचिका का अधिकार देने से अदालतों में मुकदमेबाजी की भरमार हो गई है, जो न्यायपालिका द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों के विकास का संकेत है। ये भी ठीक बात है। डी, यह विचार रोमन न्यायशास्त्र के एटियो पॉपुलरिस से आया है, जिसने सार्वजनिक गलतियों के मामले में प्रत्येक नागरिक को अदालत की पहुंच की अनुमति दी थी। तो इसमें केवल बी ऑप्शन गलत है, बाकी सब ठीक है। जनहित याचिका का विचार भारत में 1980 के दशक में जस्टिस PN भगवती और जस्टिस कृष्ण अय्यर ने दिया था, जो न्याय को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। मंडल आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। मंडल आयोग से पहले भी एक आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में, जिसको काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। पंडित नेहरू ने ये बेसिकली बनाया था, उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो सकी थी। इसीलिए 1979 में जनता सरकार ने एक दूसरा आयोग गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे BP मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1983 में, 1983 में। तो इसीलिए इसमें जो डी ऑप्शन है ये गलत है कि उनने 1980 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी, तो ऐसा नहीं है, 1983 में सौंपी थी। और इसने 52% पॉपुलेशन को पिछड़ा माना था और 3743 जातियों को सूचीबद्ध किया था, और ये कहा था कि इनको 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। 1993 में यही जो सिफारिश थी इसको लागू कर दिया गया था, और OBC को 27% आरक्षण मिला था। क्वेश्चन नंबर 17, होमो हायरार्किक्स ऑन द इंडियन कास्ट सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है? तो लुई ड्यूमोंट ने किताब लिखी है। ये फ्रेंच के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और 1966 की ये किताब है, 1966 की। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का सही महत्व है? कारखानों और उद्योगों में उत्पादन का बढ़ाना, वर्तमान राजनीतिक शासन का विरोध करना, उस व्यवस्था को स्थापित करना जिसे वे आदर्श मानते हैं और समाज की समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही माने हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो अप्पिको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये पहले भी ऊपर आया था, आपको पता हो, मेधा पाटेकर से संबंधित है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था उत्तराखंड में, ये भी इससे संबंधित है। उन्मूलनवादी आंदोलन इससे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम कल्टीवेशन थियरी पर काम किया था? तो जॉर्ज गार्बनर ने इस पर काम किया था। 1960 के दशक का सिद्धांत है ये कल्टीवेशन थियरी। आत्मनिर्णय की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आत्मनिर्णय का सिद्धांत यद्यपि पुराना है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ, और वुड्रो विल्सन इसके बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने अपने आदर्शवाद के 14 सूत्र दिए थे। आत्मनिर्णय का सिद्धांत बेसिकली ये मानता है कि लोगों को अपने हिसाब से अपनी संप्रभुता चुनने का अधिकार होता है। मैंने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के समय लोकप्रिय हुआ आत्मनिर्णय का अधिकार, और इसमें यह स्पष्ट है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा के साथ यह अवधारणा उपनिवेशवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल ठीक बात है। आत्मनिर्णय की अवधारणा क्षेत्रीय सीमाओं को परिभाषित करने के लिए आधारों की पहचान के लिए कोई प्रावधान नहीं करती है, ये भी ठीक है। यह बहुसांस्कृतिक समाजों के भीतर आत्मनिर्णय के सिद्धांत का अनुप्रयोग है, जो सबसे जटिल है। तो ये तीनों बातें सही हैं, दूसरी वाली बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के संबंध में कौन से कथन सही हैं? PLA का गठन 1927 में हुआ था, ये ठीक बात है। 1937 में जापानियों द्वारा चीन पर हमला करने के बाद इसे PLA नाम दिया गया था, ये भी ठीक बात है। झू डे
और माओ जेडोंग, जिसको हम माओ त्से तुंग कहते हैं, ये PLA के मुख्य संस्थापक थे। तो तीनों ही बातें इसमें सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को राष्ट्र राज्यों के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखने को क्या कहा जाता है? तो इसको मानवाधिकार कहा जाता है। ट्रांसनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये किताब है 1971 की, रॉबर्टो क्योहेन और जोसेफ नाई की। ये दो लेखकों ने मिलकर लिखी है, एडिटेड बुक है बेसिकली। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रों के बीच असमानता का प्रमुख कारण नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता का खेल एक बड़ा कारण है। उभरते श्रम बाजार और कौशल का अंतर, ये भी एक कारण है। असमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, ये भी एक कारण है। विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापार, ये कोई प्रमुख कारण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ट्रीटीज ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स? तो इसमें जो 1972 वाली थियरी है ये सही सुमेलित नहीं है। CTBT पहली वाली कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी 1996 की है, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी 1963 की है, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स ट्रीटी ये जो है 1976 की है। तो इसमें ऑप्शन दूसरा सही हुआ। चीन के बारे में किसने कहा था कि यह एक सोता हुआ दैत्य जॉइंट है, इसे सोने दो क्योंकि अगर यह जाग गया तो पूरी दुनिया को हिला देगा? तो नेपोलियन ने ये कहा था चीन के बारे में। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। तिब्बत के प्रति भारत की प्रारंभिक विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। भारत चीनी मित्रता की नीति को जारी रखते हुए भारत ने 23 मई 1951 को चीन तिब्बत समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने तिब्बत के भाग्य को स्थायी रूप से सील कर दिया। यानी कि इस समझौते में हमने मान लिया था कि तिब्बत जो है वो चाइना का ही हिस्सा है। 1954 में भारत ने चीन के तिब्बती क्षेत्र के साथ व्यापार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तब नेहरू ने तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार करते हुए चीनी दावे को स्वीकार कर लिया था। चीनियों को शांत करने के लिए नेहरू ने 1954 में चाउ एन लाई के साथ मिलकर पंचशील समझौता यानी 5 शील वाला समझौता किया। बेसिकली आचरण के 5 नियम से संबंधित है, ये आपने अगर महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा हो। किया जो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, गैर आक्रामकता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, समानता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांतों के आधार पर, आपसी सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित था। तो इसमें 5 नियम थे बेसिकली ये। तो ये तीनों ही ऑप्शन एकदम से सही हैं इसके विषय में, 1, 2 और 3। भारतीय दर्शन के आदर्शवादी पद्धति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौटिल्य दर्शन के आदर्शवादी पद्धति के पैरोकार थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले बताया कि वो एक यथार्थवादी विचारक थे। उपनिषद हमें अहिंसा के सिद्धांत का आधार देते हैं जो आदर्शवादी परंपरा का आधार बनता है, ठीक बात है। 1961 में गोवा में कार्रवाई, 1962 में चीनी आक्रमण, 1965, 71 और 99 के पाकिस्तानी आक्रमणों के दौरान भारत को आदर्शवादी दर्शन की कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि इस आदर्शवादी पद्धति की अपनी सीमाएं थी। ये बात भी सही है। तो इसमें केवल जो ऑप्शन 1 है वो ठीक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सैन्य मामलों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव को दर्शाता है? ये क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल लग रहे हैं क्योंकि सीधे सीधे विषय से नहीं पूछे गए हैं। लंबी दूरी की मिसाइलों, विमानों और पनडुब्बियों ने एक राष्ट्र की भेद्यता के निर्धारक के रूप में भौतिक स्थान के महत्व को कम कर दिया है, ठीक बात है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सैन्य प्रौद्योगिकी में बदलाव के प्रयास का एक शानदार प्रदर्शन करता है, ये भी ठीक है। यह 2 राष्ट्रों के बीच मित्रता को बढ़ाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मित्रता को बढ़ाता हो। इसने 1 और 2 दोनों सही हैं, तीसरा वाला गलत है। शरणार्थी शब्द को 1951 से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को शरणार्थी कहा जाएगा जो 1 जनवरी 1951 से पहले यूरोप में घटी घटनाओं का शिकार हुआ था, अपने मूल देश से बाहर था, जिस देश का वह राष्ट्रीय है, उत्पीड़न के एक सुस्थापित भय के कारण अपने मूल देश वापस नहीं जा सका। तो तीनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मनिर्णय के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों का तत्व नहीं है? तो व्यू औपनिवेशीकरण भी है, ट्रस्टीशिप सिस्टम भी है, दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया में नस्लीय समानता भी है, गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए सैन्य कार्रवाई, इसमें यूएन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। रंगभेद किस देश का संबंध है? रंगभेद से, अपार्थेड से, दक्षिण अफ्रीका से है। आपको पता होगा नेल्सन मंडेला को अपने जीवन के 30 वर्ष जेल में गुजारने पड़े थे इसका विरोध करते समय। यदि भारत के संबंध में क्वेश्चन आता है तो भारत का प्रोडक्ट है जाति
व्यवस्था, जाति व्यवस्था भारत का ही प्रोडक्ट है और उससे पनपी हुई अस्पृश्यता, जिसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में निषिद्ध किया गया है। तो अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था कहाँ की प्रोडक्ट हैं? तो भारत की प्रोडक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संगठन के गठन के वर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार 1956, ये गलत है, चूँकि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में हुआ था। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ये भी 1966 में हुआ था, 16 दिसंबर को हुए थे दोनों। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ये भी ठीक है। और UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुई थी 10 दिसंबर 1948 को, तो ये भी ठीक है। तो ये 1966 होना चाहिए था इसमें, इसलिए ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? लेबनान संघर्ष 1958 ठीक है, भारत पाक संघर्ष 1965 भी ठीक है, स्वेज नहर का संकट 1956 भी ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 15 में ये जो है ठीक नहीं है, ऑप्शन दूसरा वाला कांगो संघर्ष। आपको मालूम हो कांगो संघर्ष चला था 1960 से 64 तक। स्वेज नहर का संकट एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। 1956 में कर्नल नासिर ने, जो मिस्र के राष्ट्रपति थे, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और इसके चलते उस पर जो मिस्र है उसका अधिकार घोषित कर दिया। तो इससे इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन बौखला गए और उन्होंने मिस्र पर आक्रमण कर दिया था। USSR ने ये कहा संयुक्त राष्ट्र में कि यदि ये तीनों देश वापस नहीं होते हैं तो हमको इसमें बीच में आना पड़ेगा। इसलिए इस धमकी के बाद इन तीनों देशों ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी। आतंकवादियों को एक देश में एक से अधिक देशों में संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मैन इज बाय नेचर ए सोशल एनिमल या पॉलिटिकल एनिमल? ये दोनों ही विचार किसके हैं? अरस्तु के हैं। बहुत अधिक डिस्कशन हम इस पर कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी या मुक्त बाजार राष्ट्रों द्वारा गठित रक्षात्मक गठबंधनों में से एक नहीं है? तो बेसिकली जो पूंजीवादी खेमा है अमेरिका के नेतृत्व वाला, उसके कौन से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं? उसके 3 हैं, नाटो, सीटो और सेंटो। वार्सा पैक्ट जो है वो समाजवादी जो गुट है USSR के नेतृत्व का, उसका एक सैनिक संगठन है। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में और सीटो SEATO, सियाटो बोलेंगे, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और इसमें 8 सदस्य हैं, जबकि नाटो में 30 सदस्य राज्य हैं। और जो ये है सेंटो, इसको सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो ओरिजिनली बगदाद पैक्ट था, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और 1979 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए? आपको पता होगा कि पाकिस्तान शुरुआत में जब भारत से अलग हुआ तो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत अधिक थी, तो जो पूर्वी पाकिस्तान है वो एक स्वतंत्र देश की मांग कर रहा था लगातार। और 1971 में एक बड़े संघर्ष के बाद जो है बांग्लादेश एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और जो 90,000 सैनिक थे बेसिकली उस समय पाकिस्तान के, और उनके जो जनरल थे जनरल नियाजी, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद जो है 1972 में 2 जुलाई को इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच शिमला में एक समझौता हुआ था, उसको हम शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। तो ये 1971 का जो युद्ध है इसके बाद हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु अप्रसार संधि के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन चौथा वाला सही नहीं है, बाकी 3 को आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 5 का, मानव चेतना के नैतिक होने के पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे कारण यह है कि वह लगातार खुद से सवाल पूछता रहा है कि वह क्या है। ऑप्शन ए ही सही है। थॉमस एक्विनास, सेंट थॉमस एक्विनास इनका नाम है, के अनुसार गंभीर वादों को हल्के में नहीं तोड़ा जाना चाहिए। जैसे सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये स्वयं प्रमाण का उदाहरण है। इनकी एक बड़ी फेमस किताब थी, उसका नाम था सुम्मा थियोलॉजिका। ये मध्ययुगीन विचारक हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि आपातकाल के दौरान कार्यपालिका ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पुलिस का उपयोग किया है? तो आपातकाल के बाद जो ज्यादतियाँ हुई आपातकाल के दौरान 1977 में आई
मोरारजी देसाई की सरकार, और उसने एक आयोग का गठन किया। जस्टिस जेसी शाह, जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया और आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। और इसी ने ये कहा था कि आपातकाल के दौरान कार्यपालिका ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पुलिस का उपयोग किया है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में कौन सा जोड़ा मिसमैच्ड है, या ऐसा कहें कि सही सुमेलित नहीं है? तो थॉमस हॉब्स ने एब्सोल्यूट राज्य की बात की थी, ठीक है। रूसो ने डेमोक्रेटिक स्टेट की बात की थी, ये भी ठीक है। और जॉन लॉक ने लिमिटेड स्टेट की बात की थी, ये भी ठीक है। लेकिन फ्रेडरिक एंगल्स ने प्राकृतिक सामाजिक विकास का उत्पाद ऐसे कहा, तो ये ही गलत बात है, ऐसा उसने नहीं कहा था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1989 में संयुक्त मोर्चा सरकार अस्तित्व में आई थी, ये कथन गलत है। कानूनी संबंधों के साथ साथ राज्यों के रूपों को न तो स्वयं समझा जा सकता है, न ही मानव मन की तथाकथित सामान्य प्रगति द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन वे जीवन की स्थितियों में निहित हैं। ऐसा मानने वाला विचारक था कार्ल मार्क्स। पीटर क्रोपोटकिन एक अराजकतावादी विचारक हैं। जॉन मोनार्ड कीन्स इकोनॉमिक्स के विद्वान हैं, इकोनॉमिक थिंकर हैं। भारत ने किस वर्ष परमाणु उपकरण के परीक्षण के साथ छठे सदस्य के रूप में परमाणु क्लब में प्रवेश किया? तो 1974 में, उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था और उसको नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। जब 1998 में मई 1998 में बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो दोबारा से जब परमाणु परीक्षण किया गया तो उसको नाम दिया गया था बुद्धा स्माइल्ड अगेन। हाइपर ग्लोबलिस्ट वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित करता है? ऑप्शन डी, इतिहास का एक नया युग जिसमें पारंपरिक राष्ट्र राज्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्वाभाविक, यहाँ तक कि असंभव व्यावसायिक इकाइयाँ बन गए हैं। इसको आप रट लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है? व्यक्ति के पास आत्मा होती है लेकिन राज्य एक निष्प्राण मशीन है। यह उस हिंसा से कभी मुक्त नहीं हो सकती जिसके कारण उसका अस्तित्व है। तो ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी को इसीलिए हम लोग दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में जानते हैं। वो स्टेट के विरोधी थे। निम्नलिखित में से, यानी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसके विरोधी थे। वो ये मानते थे कि स्टेट हमेशा शक्ति पर आधारित संस्था है, इसलिए वो शोषण ही करता है। नैतिक व्यवस्था का तात्कालिक औपचारिक आधार क्या है? तो मानव अंतर संबंध इसका तात्कालिक औपचारिक आधार होता है। निम्नलिखित में से किसने संरचनात्मक रूपरेखा दृष्टिकोण दिया, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अप्रोच दिया? आप जानते हैं कि गैब्रियल आमंड और जॉर्ज बिंघम पावेल ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दिया था पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। स्वदेशी आबादी के खिलाफ भेदभाव की समस्या का अध्ययन किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया था? तो ये किया गया था जोस आर मार्टिनेज के द्वारा। चीन ने तिब्बत पर किस वर्ष कब्जा कर लिया था? 1951 में किया था, लेकिन चूंकि उसमें ऑप्शन नहीं है और सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है 1950, तो यही आंसर सही होगा। 1860 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच गृहयुद्ध देखा था? आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसमें ये है बेसिकली कि जो दक्षिणी राज्य है अमेरिका का, जो दक्षिणी क्षेत्र है वो बेसिकली बागान आधारित है, और जो उत्तरी पार्ट है अमेरिका का वो विकसित है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो बागानों में काम करने के लिए दासों की आवश्यकता पड़ती थी, तो इसलिए वो लोग दास प्रथा के एक तरीके से समर्थक थे। लेकिन जो उत्तरी भाग है, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, औद्योगिकरण हो चुका था, इसलिए स्वतंत्र श्रमिकों की जरूरत पड़ती थी। तो इसी विचार को लेकर के वहाँ पर गृहयुद्ध हुआ, जिसमें फाइनली जो उत्तरी भाग है उसका जो विचार था उसकी विजय हुई। इसमें आपको मालूम होगा कि अमेरिका के एक बहुत यशस्वी राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनको अपने प्राण गंवाने पड़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा 1993 में वियना में आयोजित मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन का लक्ष्य नहीं था? तो इसमें ऑप्शन दूसरा सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में व्यक्तिगत और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों के व्यापक रूप से अपेक्षित समन्वय। ये सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पूंजीवाद के क्षमाप्रार्थी दृष्टिकोण को व्यवहारिक दृष्टिकोण में बदलने का श्रेय दिया जाता है? तो रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत, इसी को ये श्रेय जाता है। निम्नलिखित में से किसने कहा जीवन समय में
शरीर की निरंतरता और स्वतंत्रता, शरीर की निर्बाध गति 2 सर्वोच्च नैतिक मूल्य बन गए हैं, ऐसा माना था भिखु पारेख ने। भिखु पारेख का जन्म बेसिकली भारत में हुआ था, गुजरात में, लेकिन वो अभी ब्रिटेन के नागरिक हैं और उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके अलावा गांधी के ऊपर भी एक किताब लिखी है, गांधी ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन। यही उनके मुख्य काम है। एक किताब है उनकी रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थियरी। गांधी ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन उनकी दूसरी किताब है। कारेल वासक ने फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आप क्वेश्चन को देख के घबराएं नहीं, क्योंकि इसमें देखिए कारेल वासक का नाम एकदम से नया जोड़ दिया गया है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, जो एक कॉमन क्वेश्चन है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 1789 की क्रांति थी ये, जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में एक मील का पत्थर साबित हुई थी। जैसे जैसे मानव व्यक्ति स्वयं को मानव के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में और एक सामाजिक प्राणी के रूप में अधिक से अधिक जागरूक होता जाता है, वैसे वैसे वह अपने मानवीय अंतर संबंधों और एक मानव व्यक्ति के रूप में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक होता जाता है। नैतिकता एक दार्शनिक ग्रंथ है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और यह निर्धारित करने का प्रयास करता है कि सही या गलत व्यवहार क्या है। इसे यह भी कहा जा सकता है, तो इसको नैतिक दर्शन भी कहा जाता है, मॉरल फिलॉसफी। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा होता है, क्वेश्चन पेपर। इसका जो पार्ट दूसरा है उसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन कंपटीशन की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि क्वेश्चन पेपर चाहे ईजी हो चाहे डिफ़िकल्ट हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ईजी होगा तो मेरिट ऊपर चली जाएगी, डिफ़िकल्ट होगा तो मेरिट नीचे आ जाएगी। द थिंग विच मैटर्स, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो ये है कि आपकी तैयारी का लेवल उस कंपटीशन को क्वालिफाई करने तक पहुंचा है या नहीं। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में।